Once again, thank you so much. Let us start. पिछले 2 दिन में हम जो भी क्लास लिए हैं उसमें आपको इतना तो लग गया होगा कि किस तरीके से कितना बैलेंस्ड वे में, डिसिप्लिन वे में आंसर दिया जाए। उसी प्रक्रिया को आज हम आगे बढ़ाएंगे और फिर आएगा कि जवाब देने का तरीका कैसा होना चाहिए। अब मैं आपको जैसे बताने जा रहा हूं, देखिए एक बार बोला जाता है ना कि एग्जाम के बारे में कि स्काई इज द लिमिट, स्काई इज द लिमिट। कुछ भी पूछा जा सकता है आपको। रिमेंबर यू आर अपियरिंग इन कमीशन, झारखंड पब्लिक सर्विस कमीशन एग्जाम्स। वो आप 10th या 12th या ग्रेजुएशन की एग्जाम या फिर नहीं हो रहे हैं जहां पे सिलेबस एकदम डिफाइंड होता है, प्रीफिक्स्ड होता है, जिसमें आपको लगता है कि जिसमें आपको पता रहता है कि क्वेश्चन कहां कहां से आना है, सिलेबस क्या क्या है। यहां पर ऑलरेडी सिलेबस यद्यपि की डिफाइंड है मेंस में, लेकिन इंटरव्यू में तो आपसे कुछ ही पूछा जा सकता है। और सिलेबस डिफाइंड रहने के बावजूद चूंकि माना जाता है कि आप अपने विजडम का प्रयोग करेंगे, तो मेंस में भी जो आप लिखने का तरीका होगा that will be totally different from your style in graduation। समझिए यहां पे तो आपसे कुछ भी पूछा जा सकता है, कुछ भी जो आपको पता हो भी सकता है, नहीं भी हो सकता है। लेकिन पता रहने पर कैसे जवाब देंगे, पता नहीं रहने पर कैसे जवाब देंगे, मैंने आपको डिटेल में बताया। तो इसमें क्या है कि आप जितना नॉलेज ले लेंगे, जितना आप अपने आप को अस्त्रों से, शस्त्रों से परिपूर्ण कर लेंगे, लैस कर लेंगे, उतना ज्यादा आप इजी महसूस करेंगे, कंफर्टेबल महसूस करेंगे इंटरव्यू बोर्ड के सामने में। इसलिए क्या है कि कुछ सरकार का जो काम है, योजनाएं हैं, उसको थोड़ा सा अच्छी तरह से आपको पढ़ लेना है। कैसे पढ़ेंगे उसके लिए? झारखंड गवर्नमेंट का वेबसाइट है, गवर्नमेंट का वेबसाइट है। एक बात याद रखिएगा, थोड़ा सा मैंने बताया था, शुरू में बताया था कि ऑथेंटिक सोर्स का यूज करना है। अगर आप वैसे सोर्स का यूज कर रहे हैं जो ऑथेंटिक नहीं है, आजकल जो बोला जाता है ना कि व्हाट्सएप यूनिवर्सिटी, तो वायरल न्यूज, तो माना जाता है कि यह आपसे उम्मीद नहीं की जाती है। आपसे उम्मीद नहीं की जाती है कि आप उस तरह के सोर्स का यूज करें या उस तरह के सोर्स या इंफॉर्मेशन पर विश्वास कर ले जो सोर्स क्रेडिबल है ही नहीं, विश्वसनीय है ही नहीं। इसीलिए मैंने बताया कि आप झारखंड गवर्नमेंट का वेबसाइट जो है ना, उस पर आप विश्वास कर सकते हैं, उस पर आप 100% विश्वास करेंगे। ठीक है, तो यहां से आप सारा इंफॉर्मेशन मिल जाएगा आपको। IPRD गवर्नमेंट ऑफ झारखंड है, इसी का एक पार्ट है। इंफॉर्मेशन एंड पब्लिक रिलेशन डिपार्टमेंट गवर्नमेंट ऑफ झारखंड। आप यहां से आप बहुत इंफॉर्मेशन मिल जाएगा, सरकार की योजनाओं के बारे में मिल जाएगी आपको, सिटीजन चार्टर के बारे में मिल जाएगा आपको, वार्षिक कार्य प्रतिवेदन मिल जाएगा आपको, हर चीज मिल जाएगा वेबसाइट से। आपको सरकार का हर चीज अवेलेबल, सरकार के कार्यप्रणाली के बारे में हर चीज अवेलेबल है, वहां पे आपको मिल जाएगा। आपको काइंडली गो थ्रू ऑल द टॉपिक्स ऑन अवेलेबल ऑन गवर्नमेंट वेबसाइट एटलीस्ट वंस एंड ट्राई टू एनालाइज दोज थिंग्स। इंटरव्यू में आपसे मैंने बताया था क्या उम्मीद की जाती है, तो वैसे मेंस में यही अप्रोच है। इंटरव्यू में तो और माना जाता है कि आपका जो आंसर होना चाहिए दैट शुड बी बेस्ड अपॉन फैक्ट, और फैक्ट बेस्ड एनालिसिस आपका होना चाहिए। तो हम कुछ डिपार्टमेंट्स का नाम लिखा रहे हैं, आप उस डिपार्टमेंट्स की जो वर्क है, उस डिपार्टमेंट का जो कार्य है, उस डिपार्टमेंट का जो प्रोग्रेस है, उसको आप अच्छी तरह पढ़ लीजिएगा। पिछले 2 साल में, एटलीस्ट 2 साल में जो भी काम है, ठीक है ना, तो उसको पढ़ लीजिएगा, डिपार्टमेंट नाम लिखा। दूसरा जो मैं बता दें कि ध्यान दीजिएगा, प्रो गवर्नमेंट तो आपको होना ही पड़ेगा। सवाल ये उठ रहा है, एक बार सोचने की बात है, यह होना कोई गलत चीज नहीं है। प्रो गवर्नमेंट होना कोई गलत चीज है ही नहीं। ये मत मानिए कि आपने सिद्धांतों से आप समझौता कर रहे हैं। प्रो गवर्नमेंट मैंने आपको बताया ना वो कि आप बोलिए जरूर, लेकिन तथ्यों पे तौल कर बोलिए।
और आपसे कोई पूछ दे कि झारखंड सरकार का शासन कैसा है, तो आप बोलेंगे सर मुझे तो अच्छा नहीं लगता है। तो क्या आप न्याय करते हैं अपने साथ या अन्याय कर रहे हैं? अपने साथ आप अन्याय कर रहे हैं। बिकॉज रिमेंबर, मैंने कल आपको बताया था, योर वर्क इज टू सेल योर सेल्फ। यहां पे सेल का मीनिंग क्या है कि आपका काम है कि आपका सिलेक्शन हो जाए जेपीएससी के द्वारा। तो अगर आप ऐसा बोलेंगे तो क्या माना जाएगा कि आपका एटीट्यूड गंदा है, निगेटिव एटीट्यूड के आप स्वामी हैं। आप सही चीजों को देख ही नहीं पा रहे हैं। तो आखिर कोई भी गवर्नमेंट अगर एग्जिस्ट कर रही है तो गवर्नमेंट एग्जिस्ट कर रही है अपने कामों की बदौलत ही ना। चाहे अभी की सरकार हो चाहे पहले की सरकार हो, तो इंडिया की महानता है ना, इंडिया के डेमोक्रेसी की महानता। इसी को तो आइडिया ऑफ इंडिया कहते हैं कि यहां पे हर सरकार को लगता है कि उसको 5 साल के बाद चुनाव में जाना, अधिकतम 5 साल के बाद चुनाव में जाना है। अतः वह प्रो पीपुल ही काम करेगी, पीपुल फ्रेंडली ही काम करेगी। तो आप इस एस्पेक्ट को देखिए, प्रो गवर्नमेंट आपको होना है। अगर आपको कोई पूछे, अगर आपसे पूछा जाएगा कि सरकार द्वारा किए गए 5 कामों के बारे में बताइए, और आपको कुछ लोग ऐसे निगेटिव मेंटलिटी होते हैं, बोलते सर मुझे तो कोई काम ही नहीं अच्छा दिखाई पड़ रहा है, या उनका इनबिल्ट मेंटलिटी ऐसा होता है कि वो पिछले 2 साल में कुछ पढ़े ही नहीं, उनको कुछ अच्छा ही दिखाई नहीं पड़ा सरकार का। देखिए आपको पता है सरकार ने बहुत अच्छा काम किया है, कैसे अच्छा ही नहीं दिखाई पड़ेगा? सरकार ने अच्छा काम किया तो अच्छाई तो होनी चाहिए आपको। ये डिपेंड करता है आपके मेंटलिटी पर, ये डिपेंड करता है आपके इनबिल्ट एप्टीट्यूड पर और एटीट्यूड पे, जो मैंने कल आपको पढ़ाया था डिटेल में। तो इसलिए आपको ये ध्यान देना है कि प्रो गवर्नमेंट फैक्ट बेस्ड एनालिटिकल अप्रोच आपने डेवलप करना है। तो कुछ हम डिपार्टमेंट का नाम आपको लिखाएंगे जो आप लिख लीजिए। जैसे क्या है, आपको अभी जैसे मैंने बताया कि गवर्नमेंट वेबसाइट से आप लेंगे, हर राज्य सरकार में मोटा मोटी 44 से 45 डिपार्टमेंट होता है हर राज्य सरकार में। उसमें सिर्फ 20 से 25 डिपार्टमेंट होता है वो पब्लिक डीलिंग डिपार्टमेंट है, जिसका पब्लिक से बहुत मतलब होता है। तो उसको आप अच्छी तरीके से उसके सिटीजन चार्टर के बारे में, उसके कार्य प्रणाली के बारे में, प्रोग्रेस के बारे में ऑथेंटिक सोर्स से आप डाटा ले लेंगे और तथ्य ले लेंगे, और तथ्य को प्रो गवर्नमेंट वे में एनालाइज करेंगे। तो कुछ डिपार्टमेंट जैसे क्या है, पहला विभाग जो मैं आपको बता रहा हूं, समाज कल्याण विभाग। बहुत योजनाएं पढ़ लीजिएगा, समाज कल्याण विभाग। दूसरा डिपार्टमेंट है जिसको हिंदी में बोलते हैं कार्मिक, प्रशासनिक सुधार एवं, तो और जो तो उसको डीओपीटी बोलते हैं, तो ये इसको सिंपली बोलते हैं डिपार्टमेंट ऑफ पर्सनल, माने कार्मिक, डिपार्टमेंट ऑफ पर्सनल मीन्स कार्मिक, एडमिनिस्ट्रेटिव रिफॉर्म, प्रशासनिक सुधार एंड झारखंड में वो राजभाषा डिपार्टमेंट भी है। तो उसको आप अच्छी तरह से पढ़ लीजिएगा, अच्छी तरह से पढ़िए। मैंने इसका मेन पर्पस है कार्मिक डिपार्टमेंट, कार्मिक, उसको आपको ठीक से पढ़ना होगा, क्योंकि इस सरकार इसी विभाग के द्वारा प्रशासनिक सुधार का काम किया जाता है। जो भी कार्मिकों का काम होता है, जो वहां के पर्सनल का काम होता है, इसे इसका नाम है पर्सनल एडमिनिस्ट्रेटिव रिफॉर्म्स एंड राजभाषा डिपार्टमेंट। तो ये बहुत जोड़ी है, कार्मिक विभाग है। नया जो एक्ट आता है, जो कैसे प्रशासन में सुधार लाया जाए, कैसे सर्विस डिलीवरी मैकेनिज्म के स्ट्रॉन्ग किया जाए, ये सब इसी डिपार्टमेंट से होता है। तो मैंने पहला बताया समाज कल्याण विभाग, दूसरा मैंने आपको बताया कार्मिक, प्रशासनिक सुधार एवं राजभाषा विभाग। ये सब पढ़ना है, इसके वेबसाइट पे जाएगा सब कुछ मिल जाएगा। तीसरा जो डिपार्टमेंट है वह नाम तो और भी है, लेकिन आप इसको ध्यान से पढ़िएगा, पुलिस डिपार्टमेंट है, गृह विभाग उसको बोलते हैं। गृह विभाग, पुलिस बेसिकली गृह का पार्ट है। गृह विभाग के अंतर्गत बहुत कुछ आता है। लॉ एंड ऑर्डर मेंटेनेंस के लिए काम यहाँ पे होता है, बहुत कुछ। इसको आप अच्छी तरह से पढ़ लेंगे, क्या क्या काम किया जा रहा है, पुलिस मशीनरी, पुलिस तंत्र में सुधार के लिए क्या क्या किया गया है, वो सब अच्छी तरह से पढ़ लेंगे। उसके बाद से आपूर्ति विभाग है, आपदा प्रबंधन विभाग है, स्वास्थ्य विभाग है, कृषि है, शिक्षा है। इस सबको आप अच्छी तरह से पढ़ लीजिए कि बहुत काम सरकार के द्वारा किया गया है पिछले 2 साल में, बहुत अच्छा काम किया, उसको आप अच्छी तरह से पढ़ लीजिएगा। ई
ई गवर्नेंस के लिए, ई ऑफिस के सेटअप के लिए सरकार ने क्या काम किया है, उसका बहुत ही अच्छी तरीके से पढ़ना होगा आपको। मैंने आपको बताया स्काई इज द लिमिट। आपको अनावश्यक विश्लेषण में नहीं जाना है, आपको पहले फैक्ट जानना है, तथ्य जानना है कि सरकार ने क्या क्या काम किया है, सरकार की योजनाएं हैं कि सरकार ने अपने यहाँ के नागरिक तंत्र, अपने यहाँ के पब्लिक को इंपावर करने के लिए, सशक्त करने के लिए सरकार ने क्या क्या काम किया है। ठीक है, तो जो मैं आपको बता रहा हूं इसको आप अच्छी तरह से पढ़ लीजिएगा। उसके बाद इंजीनियरिंग डिपार्टमेंट है, पथ निर्माण विभाग, भवन निर्माण विभाग, ऊर्जा विभाग, पुल निर्माण, ये सब बहुत जरूरी है। झारखंड का तो वैसे मिनरल रिच डिपार्टमेंट है, मिनरल रिच स्टेट है। खनन, खान, भूतत्व, बोला जाता है ना झारखंड इज द गिफ्ट ऑफ द नेचर, ये प्रकृति का वरदान है। इसको आप अच्छी तरीके से पढ़ लीजिएगा। ये भी पढ़ लीजिए, आपको खुद इसमें करना है कि किस तरीके से इसको एक अच्छे तरीके से मैनेज किया जा सकता है, अच्छी तरीके से इसको मैनेज किया जा सकता है। ठीक है, तो इसका जो मैंने कुछ डिपार्टमेंट का नाम बताया, इसको आप अच्छी तरह से एकदम पढ़ना होगा आपको। कृषि में क्या क्या काम किया गया, गर्मी बहुत लग रही है कुछ, कृषि में क्या क्या काम किया गया है, शिक्षा में क्या क्या काम किया गया है, स्वास्थ्य में क्या क्या काम किया गया है। आजकल पेयजल, स्वच्छता, इसे बहुत फोकस है सरकार का, स्वास्थ्य बहुत फोकस है सरकार का। तो काइंडली मेरे आपको एक सलाह होगी कि गवर्नमेंट ऑफ झारखंड के वेबसाइट से जाकर सारे डिपार्टमेंट के बारे में ऑथेंटिक इंफॉर्मेशन आप ले लीजिए। सारे डिपार्टमेंट्स के बारे में आप ऑथेंटिक इंफॉर्मेशन जरूर ही ले लीजिए। उसके बाद से जो मैं बता रहा हूं, जो मैंने पढ़ाया आपको, देखिए आप में से हर कोई, जो मैंने कल बताया था कि बहुत ही अच्छी तरीके से इतना जागरूक हैं कि आपको पता है कि आंसर कैसे देना है। रिमेंबर, आपसे आपका जो बायोडाटा होगा इससे क्वेश्चन जरूर ही पूछा जाएगा। आपका जो सब्जेक्ट रहा है 12th में जरूर पूछा जाएगा, और आपका जो ग्रेजुएशन में सब्जेक्ट रहा है उससे जरूर पूछा जाएगा। तो इस पर ध्यान देना है। अगर मान लीजिए कि कुछ लड़के ग्रेजुएशन में ह्यूमैनिटी में आ गए, ह्यूमैनिटी में, और 12th में उनका साइंस रहा है, तो ये इस मुगालते में न रहें कि उनसे साइंस का नहीं पूछा जाएगा। या हो सकता है उनको 12th किए हुए 5-6 साल बीत गया हो, तो ये मत जाने कि उनसे ओम्स लॉ न पूछा जाएगा और उनसे कूलॉम्स लॉ नहीं पूछा जाएगा या न्यूटन्स लॉज ऑफ मोशन नहीं पूछा जाएगा। पूछा जाएगा उनसे, क्योंकि मैंने आपको बताया ना कि यू हैव टू बी अ जेनरलिस्ट, यू हैव टू बी अ जेनरलिस्ट, GENERALIST। सामान्य तौर पे आपको हर चीज का नॉलेज होना चाहिए। तो अगर आपसे कोई पूछता है, जैसे कि सिंपल चीज है, कल जैसे मैंने क्वेश्चन पूछा, ये एग्जाम में आपसे पूछा जाएगा कि आप मान लीजिए आपने बहुत लोग इसमें साइंस से 12th किए होंगे, ठीक है ना, या बहुत लोग इंजीनियर होंगे। उनसे पूछा जाएगा कि आपका सिलेक्शन हो गया और आपकी पोस्टिंग हो गई किसी जिला में, ब्लॉक में, या सब डिवीजन में, या किसी और ऑफिस में आपकी पोस्टिंग हो गई। तो आप वहां पे जाते हैं और देखते हैं कि आदतन आपके कर्मचारी लेट आते हैं, और फाइल का जो फ्लो है वह आपकी अपेक्षा के अनुरूप नहीं हो रहा है। तो कैसे काम करेंगे, किसे सुधार लाएंगे? क्योंकि आप तो साइंस ग्रेजुएट हैं या साइंस से 12th किए हुए हैं, इंजीनियर भी हैं आप अगर, तो आपसे उम्मीद की जाती है कि एक बहुत ही इनलाइटेंड साइंटिफिक मैनर में जवाब दीजिए। तो कुछ लोग बोलेंगे सर मैं उन लोगों से वार्ता करूंगा, उन लोगों को मैं समझाऊंगा। कुछ लोग बोलेंगे सर मैं अपने से सीनियर ऑफिसर को लिखूंगा। कुछ लोग बोलेंगे सर मैं उनका वेतन काट दूंगा। कुछ लोग बोलेंगे सर उनको जो है ना हम तो दंडात्मक कार्रवाई करेंगे। रिमेंबर, ये सब कुछ जो है ना ऑलरेडी टेस्ट किया जा चुका है। आपसे पहले भी अधिकारी रहे हैं जो इस पे कार्रवाई किए होंगे, वार्ता किए होंगे, सब कुछ किए होंगे, लेकिन फिर भी नहीं सुधरे।
तो आपसे माना जाता है कि एक वाइब्रेंट पर्सनालिटी के व्यक्ति के तौर पे आप उसका जवाब दें। तो उसका बेस्ट आंसर क्या होगा आज के डेट में? बोलेंगे कि सर हम बायोमेट्रिक अटेंडेंस को स्टार्ट करेंगे, और अगर वहां पे है, उस ऑफिस में है, तो उसको हम अच्छी तरीके से मॉनिटरिंग करेंगे। और उसके बाद जो पब्लिक डीलिंग ऑफिस है तो हम लोग वहां पे सीसीटीवी इंस्टॉल करेंगे, और इस सब से हम ट्रांसपेरेंसी मेंटेन करेंगे। सही बात है। और अगर आरटीआई जो राइट टू इंफॉर्मेशन है, और जो सरकार की जो सेवा प्रदान करने वाला मैकेनिज्म है, और लोक शिकायत निवारण का मैकेनिज्म, सबको हम अच्छी तरह से इंप्लीमेंट करेंगे। फल क्या होगा कि जो गुड गवर्नेंस का जो मेन पिलर है, गुड गवर्नेंस का मेन पिलर क्या क्या है? गुड गवर्नेंस का मेन पिलर कौन कौन है? ट्रांसपेरेंसी एंड अकाउंटेबिलिटी। जो मैंने कल बताया था कि यार ये सब अगर स्ट्रांग हो जाए तो करप्शन रहेगा ही नहीं। माने करप्शन नहीं रहना तो एकदम आइडियल नोशन हो गया, करप्शन मिनिमम रहेगा। पारदर्शिता और उत्तरदायित्व। तो इस स्थिति में क्या होगा? आप इसको इंश्योर करेंगे सबसे, तो आपका अपने आप अच्छा सिस्टम सुधर जाएगा, अच्छा सिस्टम हो जाएगा। और मैं हम बताते हैं गवर्नमेंट मैकेनिज्म क्या है, गवर्नमेंट में कैसे काम होता है, मैं आपको बता रहा हूं। जस्ट इसको हम सिंपल आपको हम समझाना चाह रहे हैं कैसे काम होता है। देखिए, ऊपर में है गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, हायरार्की में उनके नीचे हम झारखंड के परिप्रेक्ष्य में बात कर रहे हैं, गवर्नमेंट ऑफ झारखंड, जिसका सेक्रेटेरिएट रांची में है। फिर उसके बाद से यह इनका अलग अलग डिस्ट्रिक्ट में डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट बैठते हैं, यानी कि डिस्ट्रिक्ट हेडक्वार्टर है, और डिस्ट्रिक्ट हेडक्वार्टर को बांटा गया है सब डिवीजन में, सब डिविजनल हेडक्वार्टर है। सब डिविजनल हेडक्वार्टर को बांटा गया है ब्लॉक में, ब्लॉक को बांटा गया है पंचायत में, और पंचायत को बांटा गया है वार्ड में। आपको ये सब पता होगा। अब क्या होता है, मैं थोड़ा बताना चाह रहा हूं किस तरीके से आपका जो इस समय इसलिए पढ़ा रहे हैं कि आपको आंसर देना बहुत ही आसान हो जाएगा किसी भी क्वेश्चन का, क्योंकि आपको आपके अंदर वो समझ है, आपके अंदर वो अच्छी तरह समझ है। जैसे सपोज दैट भारत सरकार के स्वास्थ्य मंत्रालय द्वारा या ग्रामीण विकास मंत्रालय द्वारा कोई लेटर निकाला गया और वह झारखंड गवर्नमेंट के पास में आया, झारखंड गवर्नमेंट के माननीय मुख्य सचिव के पास आया, उन्होंने उस लेटर को साइन किया और वह संबंधित विभाग को चला गया। झारखंड सरकार के संबंधित विभाग के माननीय प्रधान सचिव या सचिव उसको साइन किए, और उस लेटर के आधार पे वहां से एक लेटर गया और उस सारे डीएम को वो लेटर भेजा गया मेल के द्वारा। आजकल व्हाट्सएप का जमाना है, व्हाट्सएप के द्वारा, मेल के द्वारा, बाई पोस्ट और हर एक माध्यम से भेजा गया कि देखिए ये ग्रामीण विकास मंत्रालय का यह लेटर है और हमको प्रधानमंत्री आवास योजना के अंतर्गत ये काम करना है। तो वह लेटर जाएगा डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट के पास में, जिसको भी झारखंड में डिप्टी कमिश्नर बोलते हैं। वहां से वह जो डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट होंगे अपन उनके अंदर में ग्रामीण विकास के हेड होते हैं डीडीसी, डिप्टी डेवलपमेंट कमिश्नर, उनके पास में जाएगा कि ग्रामीण विकास के हेड यही होते हैं, ठीक है।
और इसी मैं आपको बता दूंगा यहाँ पे कि डीएम का जो होता है डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट या डिप्टी कमिश्नर, डीसी जिसको बोलते हैं डिप्टी कमिश्नर, उनको देखिए ही इज द हेड ऑफ द डिस्ट्रिक्ट, ही और सी इज द हेड ऑफ द डिस्ट्रिक्ट। यह जो इंस्टीट्यूशन है, संस्था है, तो उनको काम करने के लिए उनका 3 आर्म है। जमीन संबंधी मामलों के लिए उनके पास में रेवेन्यू डिपार्टमेंट को देखने के लिए अपर समाहर्ता होते हैं, एडिशनल कलेक्टर। विकास के काम को देखने के लिए उनके पास डीडीसी होते हैं, डिप्टी डेवलपमेंट कमिश्नर। और लॉ एंड ऑर्डर के लिए मैंने क्राइम के लिए मैंने जो बताया था कल कि सुपरिंटेंडेंट ऑफ पुलिस डिपार्टमेंट होता है। तो वो डीएम के पास वो लेटर आया डीडीसी को, और डीडीसी देख रहे हैं कि डीडीसी उस लेटर को कंप्लायंस के लिए सारे वीडियो को भेजे, सारे वीडियो को देखिए। अब आप समझिए बातों को कितना इंपॉर्टेंट है। सरकार द्वारा, भारत सरकार के ग्रामीण विकास मंत्रालय द्वारा एक निर्णय लिया गया कि इस महीना में इतना लोगों को प्रधानमंत्री आवास योजना के अंतर्गत आवास उपलब्ध करा देना है, और लेकिन उसका अनुपालन तो इनको किनसे करवाना है? वीडियो से करवाना है, यानी प्रखंड विकास प्राधिकारी से। मैंने बताया शुरू में ना कि वीडियो को पता चल जाए कि उनका काम कितना ज्यादा है तो उनको सोचने पड़ जाएंगे। तो सोचिए अभी वीडियो के स्तर पे जो मैकेनिज्म है वो डेवलप पूरी तरह से एक्टिव हो जाता है, और इंडिया के हर वीडियो को बोला जाता है, वीडियो का नाम अलग अलग हर एक राज्य में अलग अलग बोला गया है, बोला जाता है कि आप इसको इस 4 टारगेट को अचीव करने के लिए अपेक्षित कार्य करें। अब ये क्या करते हैं, अपने यहाँ के जितने पंचायत सचिव होते हैं उनके यहाँ सभी पंचायत सचिवों को बोलते हैं कि आप लोग सरकार द्वारा जो निर्धारित मानदंड है उसका अनुपालन करें। तब सोचिए कि किस तरीके से यह काम होता है सरकार के अंदर में। अब यही होती है कि इस वीडियो को कैसे काम करना है। रिमेंबर, अगर ये क्या किए, आपकी पोस्टिंग हो गई, आप कहीं पर वीडियो बन के गए और आपने बोला कि भाई देखिए यह लेटर है, वही लेटर डायरेक्ट आपके पास में आया है। रिमेंबर, वह अगर आपके पास में डीडीसी द्वारा भेजा गया है तो वह लेटर बेसिकली ग्रामीण विकास मंत्रालय भारत सरकार का है, टॉप मोस्ट अथॉरिटी से उस लेटर आया है। आप बोलेंगे अपने हेड क्लर्क उनको दे देंगे जूनियर क्लर्क फिर उस लेटर को फाइल में पुटअप करेंगे। जूनियर क्लर्क के थ्रू फिर वो लेटर जाएगा हेड क्लर्क के पास में, और हेड क्लर्क के थ्रू जाएगा वीडियो के पास में, और वीडियो उस लेटर को डिस्ट्रीब्यूट कर वीडियो से का जब साइन हो जाएगा तो जाएगा सारे पंचायत सचिवों के पास में, और सारे पंचायत सचिवों से उम्मीद की जाती है कि ग्रामीण विकास मंत्रालय का जो आदेश है, जो निर्देश है, उसका ससमय गुणवत्तापूर्ण अनुपालन करें। सोचिए कितना बड़ा काम है। अब वो लग के आपको आश्चर्य लगेगा कि देखिए भारत सरकार के ग्रामीण विकास मंत्रालय के सचिव महोदय का आदेश का अनुपालन पंचायत सचिवों को अल्टीमेटली करना है। इसलिए बोला जाता है ना कि पंचायत सचिव पंचायत के विकास की धुरी होते हैं। पंचायत सचिव को कहीं की पंचायत सेवक ही बोलते हैं, वह पंचायत के विकास की धुरी होते हैं। और अगर पंचायत सचिव अच्छी तरह काम नहीं करेंगे तो क्या होगा, वीडियो का परफॉर्मेंस गड़बड़ा जाएगा। अब वीडियो का परफॉर्मेंस गड़बड़ा जाएगा तो क्या होगा, डीडीसी का परफॉर्मेंस गड़बड़ा जाएगा, और डीडीसी का परफॉर्मेंस गड़बड़ा जाएगा तो क्या होगा, डीसी का परफॉर्मेंस गड़बड़ा जाएगा, और डीसी का परफॉर्मेंस गड़बड़ा जाएगा तो क्या होगा, संबंधित विभाग ग्रामीण विकास विभाग का परफॉर्मेंस गड़बड़ा जाएगा, और ग्रामीण विकास विभाग का परफॉर्मेंस गड़बड़ा जाएगा तो सरकार की छवि खराब हो जाएगी। और जब एक राज्य सरकार की छवि खराब होगी तो अल्टीमेटली भारत सरकार को लगेगा कि वह उस राज्य सरकार ने सही से काम नहीं किया है। तो इसलिए मैं बार बार कहता हूं कि पंचायत सचिव विकास की धुरी होते हैं। पंचायत सचिव को बहुत ही अच्छी तरह काम करना होता है। तो इसलिए क्या करते हैं, जो मैंने आपको पढ़ाया कि जो विकास की धुरी है पंचायत सचिव, एक हर एक कार्यालय प्रधान जो ऑफिस हेड होते हैं, जैसे बीडीओ अपने प्रखंड कार्यालय के प्रधान हुए, एसडीओ अपने अनुमंडल कार्यालय के प्रधान हुए, डीएम अपने जिला कार्यालय के प्रधान हुए। हर एक कार्यालय प्रधान का उद्देश्य होता है कि अपने कार्यालय में वह पारदर्शिता और उत्तरदायित्व को मेंटेन करें और उसको स्ट्रांग करें, स्ट्रेंथन करें। इससे क्या होगा
कि जो उनको उत्तरदायित्व दिया गया है उसके निर्वहन में किसी तरह की समस्या नहीं आएगी। अदरवाइज क्या हुआ कि पता चला कि वीडियो को तो लेटर आ गया या डीडीसी को लेटर आ गया और उनके बड़ा बाबू ने नहीं काम किया, फाइल पेंडिंग है और उस पेंडिंग कारण सरकार का परफॉर्मेंस खराब हो रहा है। आप सोच सकते हैं आप, इसलिए बोला जाता है कि यह जो हमारा जो तंत्र है ना, इस तंत्र को स्ट्रांग करने के लिए हर व्यक्ति को स्ट्रांग, हर कर्मी को स्ट्रांग होना होगा, हर यूनिट को स्ट्रांग होना होगा। इसलिए जब आप जाइएगा, वीडियो बनिएगा या कहीं पर जिला पंचायत राज प्राधिकारी होइएगा, बनिएगा आप, अगर आप मुखिया सरपंच का चुनाव कराएंगे और आपको लगेगा कि भाई इतना हजार पेज को जांच करना है, आप अकेले नहीं जांच कर सकते हैं। और अगर आप बोलते हैं कि मैं जांच कर लूंगा, डीएम के सामने जाते हैं, बोलते हैं डिस्ट्रिक्ट कमिश्नर, डिप्टी कमिश्नर को सर मैं आज जांच कर देता हूं, तो डिप्टी कमिश्नर को लगेगा कि यू आर नॉट बिहेविंग लाइक एन ऑफिसर। आपको अकेले नहीं जांच करना, आपको अपने सिस्टम से जांच करवाना है, पूरे सिस्टम को प्रॉम्प्ट रखना है। तो इसलिए बोला जाता है कि अच्छा लीडर आपको बनना है, अच्छा एग्जीक्यूटिव ऑफिसर बनना है। आगे हम फिर पढ़ाएंगे कि आजकल कितना कैसे नेचर में चेंज हो गया, हर पद के नेचर में चेंज हो गया है। वीडियो भी जो अपने यहाँ के पंचायत सचिव समिति होते हैं ना, उसको कार्यपालक प्राधिकारी होते हैं, कार्यपालक प्राधिकारी, हम आगे पढ़ाएंगे उसके बारे में। तो ये काम है वीडियो का। सिमिलरली क्योंकि मैंने बताया ये डेवलपमेंट के बारे में नहीं बता दिया, डेवलपमेंट के बारे में, डेवलपमेंट का बहुत आयाम होता है, आप जानते होंगे। सिमिलरली अब जैसे आपको हम राजस्व के बारे में बता दें, राजस्व के बारे में, ठीक है, भारत सरकार के राजस्व विभाग द्वारा कोई लेटर दिया गया, टॉप मोस्ट सेक्रेटरी, वन ऑफ द टॉप मोस्ट सेक्रेटरीज ऑफ गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने एक लेटर लिखा कि ये काम होना चाहिए, ठीक है ना, ये काम होना चाहिए। राजस्व विभाग द्वारा एक लेटर आया और राजस्व मंत्रालय द्वारा कि यह काम होना चाहिए। वह झारखंड सरकार के भूमि सुधार एवं राजस्व विभाग जो है उसके पास में गया, अलग अलग राज्य में अलग नाम है, रेवेन्यू एंड लैंड रिफॉर्म डिपार्टमेंट। वहां से वह लेटर, चूंकि डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट भी मैंने बताया कलेक्टर की भूमिका में रहते हैं, डिप्टी कमिश्नर वहां पे हैं, कलेक्टर की भूमिका में रहते हैं, तो वो गया कलेक्टर के पास में और कलेक्टर उसको भेजिए अपने यहां, उनके लिए मैंने जैसे बताया इधर विकास के डीडीसी होते हैं, उस तरीके से उनको राजस्व के मामले में हेल्प करने के लिए एडिशनल कलेक्टर होते हैं। उनके पास में गया और एडिशनल कलेक्टर के यहां से वो लेटर इश्यू हुआ और वह चला गया सभी सीओ के पास, सर्किल ऑफिसर्स के पास में। और सभी सर्किल ऑफिसर क्या किए, उनके हेड क्लर्क के पास में लेटर गया, हेड क्लर्क भेज दिए जूनियर क्लर्क के पास में और जूनियर क्लर्क के पास से फिर लेटर मूव किया आगे, हेड क्लर्क के पास में गया और हेड क्लर्क के पास सीओ के पास लेटर आया और सीओ ने उस लेटर पे साइन किया, वो लेटर इश्यू हुआ और सभी राजस्व कर्मचारी, जैसे वहां पंचायत सचिव होते हैं ना, सभी राजस्व कर्मचारी के पास में वह लेटर गया। अब आप समझिए कि जो भारत सरकार का आदेश है राजस्व के मामले में, उसके अनुपालन की जिम्मेदारी राजस्व कर्मचारी पर है। इसलिए मैं बताता हूं कि राजस्व कर्मचारी अपने क्षेत्र के राजस्व संबंधी मामलों के हेड होते हैं। और आपको पता ही है, बल्कि बहुत राज्यों में तो ऐसा है ना कि विधि व्यवस्था के जो प्रथम ऑफिसर होते हैं वह सीओ होते हैं, अंचलाधिकारी होते हैं। और अगर कहीं किसी भी स्थान पर कोई समस्या हो जाती है तो सारी जिम्मेदारी होती है राजस्व कर्मचारी की, चाहे अगलगी हो, चाहे कुछ कोई आपदा आ गया हो या चोरी हो, कोई अपराध हो, ये विधि व्यवस्था समस्या आ गई तो राजस्व कर्मचारी को बोला जाता है कि आप उसको ठीक से संभालिए, क्योंकि यही रिपोर्ट करते हैं सीओ को। अब आप समझिए कि अगर सिस्टम में अगर अकाउंटेबिलिटी नहीं है, उत्तरदायित्व की भावना नहीं है, सिस्टम में अगर अकाउंटेबिलिटी की भावना नहीं है और ट्रांसपेरेंसी नहीं है तो क्या होगा? पता चला कि उतना इंपॉर्टेंट लेटर जो सीओ के पास में आया, सीओ के छोटा बाबू ने उस लेटर को फाइल में आगे बढ़ाया ही नहीं। फल क्या हुआ कि सीओ ने उस लेटर पे साइन ही नहीं किया। फल क्या हुआ कि राजस्व कर्मचारी को मिला ही नहीं। और फल क्या हुआ कि एक राजस्व कर्मचारी के लापरवाही के कारण
उस अंचलाधिकारी की भूमिका खराब हो गई, उनका प्रदर्शन खराब हो गया, और अंचलाधिकारी का प्रदर्शन खराब हुआ तो अपर समाहर्ता का प्रदर्शन खराब हो गया, और अपर समाहर्ता का प्रदर्शन खराब हुआ तो संबंधित समाहर्ता का प्रदर्शन खराब हुआ, और समाहर्ता का प्रदर्शन खराब हुआ तो राजस्व सुधार, भूमि सुधार एवं राजस्व विभाग का प्रदर्शन खराब हो गया। उस राज्य सरकार की छवि धूमिल हो गई, और राज्य सरकार की छवि जब धूमिल हो गई तो भारत सरकार का जो संबंधित मंत्रालय है उनको लगेगा कि संबंधित राज्य सरकार ने अच्छा काम नहीं किया है, और उस राजस्व कर्मचारी के गलत खराब परफॉर्मेंस के कारण भारत सरकार को रिमाइंडर भेजना पड़ेगा, संबंधित राज्य सरकार को स्मारिका भेजना पड़ेगा, स्मार पत्र भेजना पड़ेगा। तो कितनी गलत बात है। इसलिए मैं बार बार कभी मुझे कहना पड़ता है कि पंचायत सचिव और राजस्व कर्मचारी, इन दोनों संस्था को अगर आप स्ट्रॉन्ग कर दिए तो फिर सरकार को कभी कोई समस्या नहीं आ सकती है। तो रिमेंबर, पंचायत सचिव जनता के बीच के आदमी होते हैं, राजस्व कर्मचारी जनता के बीच के आदमी होते हैं। उनको हर चीज पता होता है कि उनके वार्ड में क्या हो रहा है, उनके पंचायत में क्या हो रहा है, हर चीज उनको पता, उनके हलका में क्या हो रहा है, हर चीज उनको पता होता है। तो इसलिए बोला जाता है कि जो अच्छे वीडियो होते हैं वह अपने पंचायत सचिवों को अच्छा बनाते हैं। तो इसके लिए जरूरी है वही प्रशासन का जो ये सुशासन का जो दो इंपॉर्टेंट पिलर है, ट्रांसपेरेंसी और अकाउंटेबिलिटी को मेंटेन करना, इसको ध्यान देना है। अब जो आता है, ध्यान दीजिएगा, जो अभी जो मैंने बताया ट्रांसपेरेंसी एंड अकाउंटेबिलिटी, ठीक है। अब आप समझिए, क्योंकि ये सब का चीज इसे मैं बता रहा हूं धीरे धीरे आपको। इससे क्या होगा कि आप चूंकि हर तरह के अच्छे आइडिया जो हम आपको आइडिया दे रहे हैं, all these ideas are tested, tried and tested है पहले से। आप बहुत ही अच्छे अंदाज में जवाब देंगे, आपको हर तरह का आपके अंदर एक विचार है, अच्छा विचार है, अच्छा फैक्ट है, तो आप अच्छे तरह जवाब दे सकते हैं। तो ट्रांसपेरेंसी और अकाउंटेबिलिटी का ही वो एक करोलरी है, एक जो ऊपर में जो कहलाता है, जानते होंगे आप। उसमें ये आता है कि जो भ्रष्टाचार है, कल जो मैं पढ़ा रहा था भ्रष्टाचार के बारे में, कहीं भी भ्रष्टाचार होता है। भ्रष्टाचार मैंने कल बताया था कि अगर इसको भ्रष्टाचार करप्शन को सी लिखें तो करप्शन इक्वल टू मोनोपोली प्लस डिस्क्रिशन माइनस अकाउंटेबिलिटी प्लस इंटीग्रिटी प्लस ट्रांसपेरेंसी। यानी कि किसी भी सिस्टम में मोनोपोली हो, डिस्क्रिशन हो, अकाउंटेबिलिटी नहीं हो, इंटीग्रिटी नहीं हो, ट्रांसपेरेंसी नहीं हो, तो वह सिस्टम करप्ट हो जाता है। अब इस तरह से समझिए आप, जो मैं बार बार आपको कह रहा हूं समझने के लिए, क्यों ऐसा मैंने बताया। जो गवर्नेंस है, ठीक है, जैसे आप देखिए विधि व्यवस्था की समस्या कहीं होती है। सपोज दैट आप इंडिया जैसे महान डेमोक्रेटिक कंट्री के नागरिक हैं, और आपको डेमोक्रेटिक फ्रीडम मिला हुआ है, लेकिन आपका अपब्रिंगिंग इतना गलत हो गया है, आपको इतना खराब माहौल मिल गया कि आपने रूल ऑफ लॉ को रिगार्ड करना छोड़ दिया और आप गलत रास्ते पर चले गए। तो यह समस्या क्या शासन की समस्या मानी जाएगी, सरकार की समस्या मानी जाएगी, या आपकी अपनी व्यक्तिगत समस्या मानी जाएगी? यह न शासन की समस्या है न सरकार की समस्या है, यह आपकी अपनी व्यक्तिगत समस्या है, या आपके परिवार की समस्या है, या आपके समाज की समस्या है। आप अचानक क्या किए, आपको रात में थोड़ा सा आप गलत विचारों से अभिभूत हो गए, कोई गलत मन में विचार आ गया और आपने जाके 15-20 लोगों के साथ अपराध कर दिया, बदमाशी कर दिया, चोरी कर लिए, आप पत्थरबाजी कर दिए, लोगों पर हावी हो गए। लेकिन वहां के जो समाज के लोग अच्छे हैं तो चाहे आपको कंट्रोल करना, आप नहीं कंट्रोल में आए। तो एक व्यक्ति का खराब होना शासन सरकार की विफलता नहीं है, लेकिन जब एक साथ 50 लोग ऐसे हो जाए सरकार में, समाज में, और वह आके डेली धरना प्रदर्शन शुरू करें
डेली वो लोग संगठित अपराध करें तो ये माना जाएगा कि सरकार वहां पे सही काम नहीं करती है। सही बात, यह डिफरेंस है माइक्रो लेवल पे और मैक्रो लेवल पे, ये बहुत बड़ा डिफरेंस है। तो यही चीज होता है जो आपको हम पढ़ा रहे हैं मशीनरी के बारे में, कि कैसे आपको किसी चीज का ये जो मॉडस ऑपरेंडी है उसको समझना है। जैसे क्या है कि भ्रष्टाचार का कारण क्या है, भ्रष्टाचार कैसे होता है। देखिए भ्रष्टाचार कैसे होता है। सपोज दैट कोई लेटर आया गवर्नमेंट ऑफ इंडिया से के किसी मिनिस्ट्री से, और जो मैंने आपको बताया है तरीका कैसे वो ट्रिकल डाउन होता है, हो गया वहां पर, ठीक है ना। अब वो जैसे मैंने बताया कि वो लोएस्ट लेवल पे जो ऑफिस है वहां के जूनियर क्लर्क के पास में जाएगा और वह उस लेटर को फाइल में मूव करेगा। वह जाएगा, वह ले जाएंगे हेड क्लर्क के पास में, और हेड क्लर्क के पास जाएगा, वह जाएगा ऑफिस हेड के पास में। ऑफिस हेड बीडीओ भी हो सकते हैं, एसडीओ भी हो सकते हैं, डीएम भी हो सकते हैं, या और कोई भी प्राधिकार हो सकते हैं। ठीक, अब क्या होता है देखिए हर लेटर में सरकार का आदेश, निर्देश और मार्ग निर्देश होता है, गाइडलाइंस होता है कि उस काम को कैसे करेंगे। तो एक जूनियर क्लर्क से किया क्या उम्मीद किया। सब एक लेटर इनके पास में आया थ्रू ऑफिस हेड, इनके पास लेटर आया ऑफिस हेड से हेड के पास, हेड पे उसमें लिखा है सरकार के द्वारा दिया गया है कि आपको इस पंचायत में इस दर पे आपको इसी संस्था के द्वारा आपको यह कार्य कराना है। मैंने जस्ट एक एग्जांपल दिया है। तो जूनियर क्लर्क को क्या चाहिए कि सरकार के उस निर्देश को लिखे, टिप्पणी में लिखे। जूनियर क्लर्क क्या करते हैं कि सरकार के निर्देश को टिप्पणी में न लिखकर अपने मन की बात को लिख देते हैं। मन की बात उनकी हो सकती है किसी गलत विचारधारा से प्रेरित हो, और वह टिप्पणी जाता है हेड क्लर्क के पास से, फाइल जाती है। हेड क्लर्क भी जूनियर क्लर्क का प्रस्ताव पढ़ते हैं, वह लेटर नहीं पढ़ते हैं। लेटर पढ़ते भी है तो उनके पास बहुत काम बाई चांस मान लिए है तो वह जूनियर क्लर्क के प्रस्ताव को ही आगे बढ़ा देते हैं, और वही प्रस्ताव जाता है ऑफिस हेड के पास में। और ऑफिस हेड भी चूंकि ओवरलोडेड है, ओवरबर्डन है काम से, तो वह देख रहे हैं कि वो छोटा बाबू बड़ा बाबू के थ्रू वो प्रस्ताव आया है, ऑफिस हेड उस प्रस्ताव को अनुमोदित करते हैं, और प्रस्ताव अनुमोदित होने के बाद वह काम होना शुरू होता है। काम तो होता है लेकिन सरकार के निर्देशों के अनुपालन के साथ वह काम नहीं हो रहा है। सरकार के निर्देशों का अनुपालन हो ही नहीं चाहिए, सरकार का निर्देश तो कुछ और है। और यहां पे तो इस छोटा बाबू के जो मन में जो आया था वो उस पे काम हो रहा है। तो फल क्या होता है कि हर लेवल पे, इस लेवल पे सभी स्तर पे अनियमितता बरती गई है, और जब सभी स्तर पे अनियमितता बरती गई है तो भ्रष्टाचार आता है। क्या आता है? भ्रष्टाचार आता है। और इसलिए बोला जाता है, आप लोग जान लीजिएगा, कि जो मैंने जो बताया कि एक व्यक्ति अगर अपराधी मानसिकता का हो जाता है तो वह शासन का फेलियर नहीं माना जाता है, शासन की विफलता नहीं मानी जाती है। लेकिन अगर भ्रष्टाचार कहीं पर होता है तो भ्रष्टाचार अनिवार्य तौर पे शासन की विफलता मानी जाती है। क्यों? क्योंकि वहां पे हर एक स्तर पर मिली भगत है। मैंने आपको एग्जांपल दिया ही, हर एक स्तर पर मिली भगत है। तो करप्शन इज प्रिंसिपली फेलियर ऑफ गवर्नेंस। अब देख ही रहे ना, यह शासन की विफलता है। मुख्य तौर पे यह करप्शन जो है शासन की विफलता है, और कुछ भी शासन की विफलता नहीं है। कि अगर आपके समाज में एक व्यक्ति रात में उठा और 10 घर में जाकर चोरी कर लिया, तो उस व्यक्ति विशेष की समस्या है, उस समाज के लोगों का माहौल ने जो लोगों माहौल दिया उसकी समस्या है, उस व्यक्ति की अपने एजुकेशन की समस्या है। शासन की विफलता वो कतई नहीं मानी जाएगी।
और उस एक व्यक्ति पर सरकार अपना काम करेगी, उसके दंड, उसके अपराध के अनुपात में उसको दंड देगी। अगर सरकार को लगे कि नहीं वो व्यक्ति गलत रास्ते पर चला गया है, गलत विचारधारा के कारण, तो सरकार उसको, शासन उसको अच्छा माहौल देगी जिससे वो अच्छा बन जाएगा। ठीक है। लेकिन अगर ये करप्शन जब हो जाता है तो माना जाता है कि नहीं यह अक्षम्य अपराध है, आपने जानबूझकर किया है। अब छोटा बाबू, सरकार के पत्र उनके सामने में है, उसमें स्पष्ट लिखा हुआ है कि आप कैसे काम करेंगे। छोटा बाबू का काम था प्रस्ताव देना सरकार के पत्र में निहित निर्देशों के अनुरूप। छोटा बाबू ने प्रस्ताव नहीं दिया, छोटा बाबू ने प्रस्ताव की जगह पर अनुशंसा कर दिया। सोचिए, दोनों में डिफरेंस है। अनुशंसा कर दिया, कितना बड़ा, ये तो आपराधिक, मैंने नहीं बोलते क्रिमिनल नेग्लिजेंस है, ये आपराधिक लापरवाही है। यह कौन होते हैं अनुशंसा करने वाले? इनको देना था सरकार के पत्र में निहित निर्देशों के आलोक में, इनको प्रस्ताव देना था। इन्होंने सरकार के पत्र को लगाया तो जरूर, लेकिन पत्र में निहित निर्देशों के उलट इन्होंने प्रस्ताव तो दिया नहीं, उल्टे इन्होंने अनुशंसा कर दिया। और उसी अनुशंसा को, माने इस स्तर पे तो गड़बड़ी हुई ही, आपराधिक लापरवाही हुई, उसी अनुशंसा को बड़ा बाबू ने आगे बढ़ा दिया, फॉरवर्ड कर दिया, और इन्होंने उसको अप्रूव कर दिया, अनुमोदित कर दिया। फल क्या हुआ? हर स्तर पे आपराधिक लापरवाही हुई और भ्रष्टाचार का सृजन हो गया। तो इसलिए मैंने बताया कि करप्शन इज प्रिंसिपली फेलियर ऑफ गवर्नेंस। तो यहां पे क्या दिक्कत हुई? मैंने बताया कि अकाउंटेबिलिटी का अभाव हुआ सब लोगों में, सभी स्तर पे इंटीग्रिटी का अभाव हो गया। कल मैंने जैसे बताया था कि अगर सरकार का कोई पत्र आता है, उसमें लिखा हुआ है कि यह जो आवंटन दिया गया है ₹1 लाख का, इसका प्रयोग आप आंगनबाड़ी केंद्रों के विकास के लिए करेंगे, और आप में इंटीग्रिटी का अभाव है, सत्यनिष्ठा का अभाव है, उस 1 लाख का प्रयोग आप अपने कार्यालय व्यय में कर लीजिए। तो कितनी गलत बात थी। तो यहां भी वही बात है, उसी से यह इंटीग्रिटी का अभाव था। इंटीग्रिटी और उस संबंधित कार्यालय अधिकारी में रहती, संबंधित कर्मी में रहती, तो वह सरकार के प्रस्तावों के आलोक में सरकार के निर्देशों के आलोक में प्रस्ताव देते और वही आगे बढ़ता। इसलिए इतना जो लेवल बनाया गया है, क्यों लेवल बनाया गया है? कि हर स्तर पे चेक्स एंड बैलेंसेज हो। तो माना जाता है कि सभी एक जैसे नहीं हो जाएंगे, और जनरली जूनियर क्लर्क गलती नहीं करते हैं। अगर इनसे गलती हुई जाने अनजाने, तो हेड क्लर्क उसको पकड़ लेंगे गलती को, और वह सही प्रस्ताव कर लेंगे। अगर इनसे भी गलती हुई तो यह पकड़ लेंगे, ये सही कर लेंगे। लेकिन अगर इंटीग्रिटी का अभाव हो गया तो पता चला कि सभी स्तर मिली भगत है, तो करप्शन हो जाता है, भ्रष्टाचार का सृजन हो जाता है। और यही है, इसलिए मैं बार बार बोलता हूं कि एक वुड बी एडमिनिस्ट्रेटर के तौर पे, एक संभाव्य प्रशासक के तौर पे आपका जो काम होना चाहिए, वह जब यहाँ पर क्वेश्चन पूछा भी जाएगा कि आपका जो बेसिक इंटेंट होना चाहिए वह है कि पारदर्शिता और उत्तरदायित्व को मेंटेन रखें। पारदर्शिता और उत्तरदायित्व मेंटेन होगा तो कहीं भी, रिमेंबर, कहीं भी कोई गलती नहीं हो सकती है, किसी भी स्तर पर नहीं गड़बड़ी हो सकती है। और जानते हैं, आपको विश्वास नहीं होगा, मैक्सिमम जगह जहां जहां समस्याएं आई है ना, मैक्सिमम जगह उसका मेन कॉज यही रहा है। तो आप लोग जानते होंगे अमर्त्य सेन जो नोबेल लॉरिएट है इकोनॉमिक्स के लिए, उन्होंने एक बहुत अच्छी किताब लिखी है। उनकी बुक का नाम है डेवलपमेंट एज फ्रीडम। तो उन्हें बहुत अच्छा लिखा है। मैंने बार बार आपको बताया कि किस तरह से इंडिया चाइना में डिफरेंस क्या गया। तो उन्होंने बोला कि इंडिया में कोई भी सरकार निरंकुश नहीं हो सकती। क्यों? तो उसको पता है कि हमको अधिकतम 5 साल के बाद चुनाव में जाना है। तो जिस गवर्नमेंट में जिस जगह जमीन में डेमोक्रेसी हो,
और सिविल लिबर्टी हो, सिविल लिबर्टी हो, नागरिक स्वतंत्रता हो, तो वहां की सरकार कभी निरंकुश नहीं हो सकती है। तो देखिएगा, आप जब ऑफिस में जाइएगा, अगर वहां के पदाधिकारी का या वहां के कर्मी का व्यवहार आपके प्रति अगर खराब है, तो मान के चलिए कि वहां का ऑफिस की कार्य संस्कृति खराब है। इसलिए बोला जाता है कि वर्क कल्चर को स्ट्रांग किया जाए, और वर्क कल्चर को स्ट्रांग बिना पारदर्शिता और उत्तरदायित्व को सुदृढ़ किए हुए नहीं हो सकता है। ठीक है, तो और जब वर्क कल्चर स्ट्रांग हो जाएगा, तब लोक संवाद होगा, लोगों से संवाद होगा, जन शिकायत। जानते हैं ना, बिहार में जो जनता दरबार लागू किया गया, उसका नाम लोग गलत जनता दरबार, ये जनता दरबार नहीं है, यह है जनता के दरबार में माननीय मुख्यमंत्री हैं। सोचिए कितनी बड़ी बात है, ये तो गवर्नेंस है। मुख्यमंत्री के दरबार में जनता नहीं आ रही है, जनता के दरबार में माननीय मुख्यमंत्री प्रकट हो रहे हैं, उपस्थित हो रहे हैं। जनता के दरबार में जिलाधिकारी उपस्थित हो रहे हैं, जनता के दरबार में अनुमंडलाधिकारी उपस्थित हो रहे हैं, जनता के दरबार में थाना प्रभारी उपस्थित हो रहे हैं। तो यह शो करता है कि किस तरीके से बोलते हैं गवर्नेंस है, डोर स्टेप जो हम 12 बोलते हैं, वर्क कल्चर स्ट्रांग। झारखंड में भी इन सारी चीजों को बहुत ही अच्छी तरीके से इंप्लीमेंट किया गया है। जो मैंने आपको पढ़ाया था कैसे ई गवर्नेंस का यूज किया गया, ई ऑफिस यूज किया है। झारखंड गवर्नमेंट, रिमेंबर, इट इज वन ऑफ द मोस्ट परफॉर्मिंग गवर्नमेंट ऑफ द कंट्री। थोड़ा सा समस्या ये है कि धीरे धीरे मैंने बताया ना आपको कि कोई भी सरकार, कोई भी सुधार एक दिन में तो होता नहीं है, अभी समय लगेगा। बट आपको थोड़ा सा पॉजिटिव, हमेशा मैंने बताया था कि आपको ऑप्टिमिस्ट होना पड़ेगा, पॉजिटिव एटीट्यूड क्या आपको होना पड़ेगा, पॉजिटिव एटीट्यूड होना चाहिए आपको वो अच्छाई दिखाई पड़नी चाहिए। झारखंड गवर्नमेंट ने बहुत अच्छा काम किया है, चाहे वो नागरिकों के सशक्तिकरण के लिए हो, चाहे वो विधि व्यवस्था के लिए हो, चाहे वो विकास के लिए हो। वन ऑफ द यंगेस्ट चीफ मिनिस्टर इन इंडिया झारखंड में, वन ऑफ द मोस्ट मिनरल रिसोर्स स्टेट झारखंड है। तो उस स्टेट को जो प्रकृति का वरदान है, जो प्रकृति का उपहार है, उस स्टेट में विकास होना कोई बड़ी बात नहीं है। वह कुछ एक अच्छी विचारधारा आ जाए, वहां पे आराम से वह विकास हो जाएगा। ठीक है, तो इसलिए जो मैं आपको पढ़ा रहा था, इसको ध्यान देना है कि किस तरीके से इंटरव्यू बोर्ड के जो पैनलिस्ट होते हैं, कल मैंने आपको पढ़ाया था, उसमें एक साइकोलॉजिस्ट भी बैठे रहते हैं, उसमें एक फिलोसफर भी रहते हैं, उसमें एक एडमिनिस्ट्रेटर भी रहते हैं, रिटायर्ड हों, उसमें एक प्रोफेसर भी रहते हैं। वो आपसे क्वेश्चन पूछेंगे और उनके क्वेश्चन पूछने का अंदाज आपको ग्रिल करना नहीं होगा, उनके क्वेश्चन पूछने का अंदाज आपके तीव्रता को पहचानना नहीं होगा, उनके क्वेश्चन पूछने का अंदाज आपके विजडम को टेस्ट करना होगा, आपकी बुद्धिमानी को टेस्ट करना होगा कि आप, जैसे मैंने बताया था शुरू में, पब्लिक इंटरेस्ट एंड पब्लिक ऑर्डर को आप कितना रिस्पेक्ट करते हैं। और ये जब आ जाएगा तो हो जाएगा पब्लिक फ्रेंडली गवर्नमेंट आ जाएगी, यानी उसको बोलते हैं नागरिकोन्मुखी। सरकार रहेगी। सही बात है, यही तो काम है सरकार का। और जब ऐसा आ जाएगा तो गवर्नेंस की धारा बहेगी वहां पे, और जब गवर्नेंस स्ट्रांग हो जाएगा तो ऑलराउंड डेवलपमेंट होगा। ठीक है, देखिएगा ध्यान से आप कि जिस किसी भी ऑफिस में ट्रांसपेरेंसी और अकाउंटेबिलिटी है, जिस किसी भी तंत्र में पारदर्शिता और उत्तरदायित्व की भावना सुदृढ़ है, तो वह तंत्र कभी भी असफल नहीं होता है, वह तंत्र प्रो पीपुल होता है, वह तंत्र पब्लिक फ्रेंडली होती है, नागरिकोन्मुखी होती है। इस बात को आपको अच्छी तरीके से समझना होगा। ठीक है, अब जो अब हम इसको वाइंड अप करेंगे अभी आज।
और भी आगे हम क्लास लेंगे। थोड़ा सा हम बार बार आपको कहना चाहते हैं कि जो आपका सोर्स होना चाहिए मटेरियल का, दैट शुड बी ऑथेंटिक, प्रामाणिक, ठीक है ना। कभी भी उस सोर्स का यूज आप मत कीजिए जो सोर्स ऑथेंटिक नहीं हो। तो ऑथेंटिक सोर्स कौन है? जो मैंने आपको बताया था, गवर्नमेंट ऑफ झारखंड का वेबसाइट हो, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का वेबसाइट हो, प्रेस इंफॉर्मेशन ब्यूरो है, गवर्नमेंट ऑफ झारखंड का इंफॉर्मेशन पब्लिक रिलेशन डिपार्टमेंट है, वो सब है, ठीक है। वो अनवेरिफाइड फॉरवर्ड्स को, जो व्हाट्सएप पे फॉरवर्ड आता है, उस पर कभी विश्वास नहीं कीजिएगा। दूसरी बात कि आपको हमेशा ही आशावादी रहना है, आपको हमेशा ही पॉजिटिव बेंट ऑफ माइंड का होना चाहिए, सकारात्मक रहना है अपने आप को, हमेशा इस बात को ध्यान रखना है। तो मैं उम्मीद करता हूं कि आप लोगों को एक अच्छा लाइन और लेंथ मिल गया होगा, एक अच्छा डायरेक्शन मिल गया होगा, आप उस अनुसार अपनी तैयारी करेंगे। कुछ ज्यादा इसमें समस्या नहीं है, केवल 15 से 20 मिनट, 15 to 20 मिनट, एटमोस्ट 30 मिनट्स, अरे 30 मिनट इंटरव्यू बोर्ड के सामने में अपने आप को ऐसे प्रेजेंट करें, पोर्ट्रे करें कि इंटरव्यू बोर्ड को लग जाए कि यू आर द मोस्ट सुटेबल पर्सन फॉर बीइंग सिलेक्टेड इन झारखंड पब्लिक सर्विस कमीशन। ओके, थैंक यू सो मच।